हेलो बच्चों। वेलकम टू आवर चैनल विद्यालय। और आज की जो ये वीडियो है वो उसका पूरा फोकस आप लोगों के सिंस एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशन डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है आपके पास में फर्स्ट टू चैप्टर्स व्हिच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। इन दोनों ही चैप्टर्स में जितनी भी डेरिवेशंस या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम इन डेप्थ में ना जाके उनका ओवरव्यू पढ़ेंगे ताकि आप जब अपने एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो का एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे। ओके, सो बेसिकली जो पर्पस है इस वीडियो का वो आपको एक ही जगह पर सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को प्रोवाइड करना एंड जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करते हैं उनको एक ही जगह पे प्रोवाइड करके आपका काम आसान बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं आपके पास में पहले चैप्टर के ऊपर विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आपके पास में हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग चल रहा है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वहां पर आपके पास सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो तीन तरह के मोशंस करता है। पहला जो मोशन है आपके पास में उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी चल रहा है बट जो उसकी खास बात है वो ये है कि इस पूरे मोशन के दौरान उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट। अगर आपके पास में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? हमेशा एक्सेलरेशन हमेशा होगी जीरो। तो यहाँ पर इस तरह का जब भी आपको मोशन आएगा विच इज यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें को सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है और वो है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। S इज इक्वल टू v इंटू टी। सिर्फ और सिर्फ यही आपके पास में एक फॉर्मूला है जो आप इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज करेंगे। ओके, इसके अंदर अगर हमें इस पर्टिकुलर मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आपके पास में इसके ग्राफ कैसे बनेंगे? अगर आप डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाएंगे ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, which will be a straight line। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमेशा आपको क्या देती है? वेलोसिटी। और स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है एंगल थीटा। ओके, और इसका टैन जब आप ले लेते हो तो उसको बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ पर जब आप टैन थीटा की बात करोगे दिस विल बी एस एंड दिस इज टी। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू s ओवर t और s ओवर t क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी। तो आपके पास में जब भी आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वहां पे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू वेलोसिटी। यहाँ पे इस पूरे मोशन में आप देखते हैं कि हर जगह आपके पास में जो एंगल थीटा है वो सेम आएगा। तो स्लोप हर जगह सेम, तो इसका मतलब वेलोसिटी हर जगह सेम। और वेलोसिटी हर जगह सेम मतलब आपके पास में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? अगर आपके पास में वेलोसिटी पूरे टाइम के लिए कांस्टेंट है तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा आपके पास में कुछ ऐसा। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा विच विल बी अगेन अ स्ट्रेट लाइन जो कि आपके पास में इस टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल चले। ओके, क्लियर है? और अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो एक्सेलरेशन इस पूरे के लिए कितनी है? जीरो। तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं बनाएंगे। ओके, तो ये है आपके पास में यूनिफॉर्म मोशन। इस यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर एक सवाल हम कर लेते हैं। वो सवाल किस पर आता है?
वो सवाल आता है आपके पास में एवरेज वेलोसिटी। तो जब भी हम किसी भी मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ठीक है, ओके, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम अगर आपके पास एवरेज वेलोसिटी है तो हमें जो सवाल है वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक पर्सन है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी चला, फिर उसके बाद में पॉइंट बी से पॉइंट सी चला और फिर सी से पॉइंट डी चला। यहाँ पे उन्होंने बोला ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2x, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है 3x। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में जो भी ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है और वहां पर हमने मोशन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है, वेयर फर्स्ट मोशन इज फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू डी। अब पहला जो आपके पास में मोशन है वो सपोजली करता है वेलोसिटी v से, दूसरा है करता है वेलोसिटी 2v से एंड जो तीसरा मोशन है वो मैं बोलता हूँ कि आपके पास कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ सपोजली 3v/2। अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में जो मोशन है जिसमें ए बी के लिए पूरे टाइम वेलोसिटी v है तो अगेन यूनिफॉर्म मोशन, BC के लिए पूरे टाइम वेलोसिटी 2v है अगेन यूनिफॉर्म मोशन एंड CD के लिए वेलोसिटी 3v/2 है पूरे टाइम का तो अगेन यूनिफॉर्म मोशन। तो दिस मोशन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 यूनिफॉर्म मोशन। तो अब मुझे इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v एवरेज is equals to total displacement will be 2x plus x plus 3x over total time। अब यहाँ पर आपके पास में सिंस हमें पता है कि A से B, B से C, C से B अलग अलग यूनिफॉर्म मोशन है तो we can use the formula कि displacement upon time is velocity। तो 2x over velocity will be how much time जो कि A से B लगेगा, फिर x over 2v will be time जो b से c लगेगा and then 3x over 3v/2 will be time जो आपके पास में c से d लगेगा। तो अब आपके पास टोटल टाइम will be this is 6x, टोटल टाइम will be टाइम इन AB, टाइम इन BC है, टाइम इन CD, सबको ऐड कर देते हैं सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज 2x/v plus x/2v plus 3x over 3v/2। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। तो अगर इसको सॉल्व करें हम बाय टेकिंग द एलसीएम तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6x over 6v will be your LCM। तो this will be 12x plus 3x plus this will be 6 to the 12x। तो अब यहाँ से हमारे पास में आ गया 6x times 6v over 24 27x, कैंसिल कर दीजिए, 3 2s are 3 9s are 3 3s are 2s are, तो आपके पास फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 4v/3। तो यूजुअली आपके पास में यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इसी टाइप क्वेश्चंस को आपको डील करना होगा which will be based on the concept of average velocity और मैंने आपको ग्राफ उसके बताने सिखा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मोशन है उस पर आते हैं और उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपके पास में चल तो भी स्ट्रेट लाइन में रहा है बट नाउ उसकी जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। बट ये जो चेंज हो रही है वेलोसिटी, इसमें आपके पास वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पूरे मोशन के लिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपके पास में
एक्सेलरेशन जो है आपके पास में ऑब्जेक्ट की वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आपके पास में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। बट वेलोसिटी किस तरह से चेंज कर रही है, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट से चेंज कर रही है। तो अगर हम इसको प्लॉट करें वेलोसिटी को, तो आपके पास में सपोजली मैं बोलता हूं कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी जिसको मैंने 2 मीटर पर सेकंड मान लिया। मेरे पास में एक्सेलरेशन जो वैल्यू है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब 1 सेकंड बाद मुझे पता है कि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। तो 1 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड बाद बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3। तो मेरे पास में 1 सेकंड पर कुछ पॉइंट आ गया 1,3। ठीक है, दिस इज योर टाइम। अब नेक्स्ट सेकंड में अगेन 3 से कितनी बढ़ जाएगी, एक और बढ़ जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी, 4, फिर 5। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को सारों को ज्वाइन करें तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, हमें अगेन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। एंड दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज योर टाइम t। तो अब आप देख रहे हैं कि जब आपके पास में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आता है तो वहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास में स्ट्रेट लाइन होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, ग्राफ के लिए जो स्लोप होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट लाइन में स्लोप वाज गिविंग इन वेलोसिटी, इसी तरह से यहाँ पर आपके पास में अगर हम स्लोप की बात करें, दिस विल बी योर एंगल थीटा। तो tan थीटा will be equals to, this particular thing is representing change in velocity over time। तो सपोजली इसको मैं अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन करूं, इसको मैं ले लेता हूं आपके पास में वेलोसिटी u, और इसको मैं ले लेता हूं यहाँ पर आपके पास में वेलोसिटी v। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास कितना आया, v माइनस u और टाइम t, एंड दिस स्लोप इज गिविंग यू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से v माइनस यू ओवर टी इज इक्वल टू a, एंड इधर से ही आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी लेके आते हैं विच इज v इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज करो। तो जब भी आपको किसी भी सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट दी जाए तो आपको समझ जाना है कि वहां पर आपको दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास में 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन और आती हैं जो इसी पर्टिकुलर ग्राफ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपके पास स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो एरिया जो होता है, ये एरिया पूरा, अगर मैं इसको शेड कर दूं आपके लिए तो आप बेटर समझ पाएंगे। ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू डिस्प्लेसमेंट। Slope of velocity time graph will always give you acceleration. Slope of displacement time graph will always give you velocity. समझ में आया? तो आपके पास में अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया निकालना है तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो आपके पास में रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड है u और जिसकी ये साइड है t, तो दिस विल बी u टाइम्स t। और अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये होगा बेस है t, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड हाइट है आपके पास में v माइनस यू, दिस हाइट। ओके, दिस पर्टिकुलर हाइट इज v माइनस यू। तो अब आप क्या देखेंगे, v माइनस यू की वैल्यू है a टाइम्स t, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम आपके पास में इस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो अब मेरे पास में यहां से जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा u टाइम्स t प्लस हाफ t इंटू a टाइम्स t। तो दिस विल बी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपको यूज करनी है जब आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मिल जाए। अब पहली इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशनशिप है बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो अब अगर मुझे
यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो कि टाइम का कंटेन करे एंड गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो उसी को हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं। हमारे पास में दिस इज द इक्वेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम और एक्सेलरेशन की है। तो यहाँ पे हमें इस टाइम को बस रिप्लेस करना है। तो मैं इस टाइम को रिप्लेस कर देता हूँ by using this form where time t can be substituted as v minus u over a। बस मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इधर वैल्यू, s will be equals to u times v minus u over a plus half a times v minus u over a whole square। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो we'll have u times v minus u over a plus v minus u whole square divided by 2 है। यहाँ पे a square था, a से a square में a बच गया। now v minus u over a हम कॉमन लेते हैं, तो we'll have u plus v minus u over 2। सॉल्व करते हैं इसको, we'll get v minus u over a, this will be v plus u over 2। ये आपको दिख रहा है v minus u into v plus u मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, which will be v square minus u square। and इस 2a को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, we get the equation as v square minus u square equals to 2as। तो यहाँ से आपके पास में this particular equation is a relationship between velocity, acceleration and distance। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि आपको सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं जब आपके पास में मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, और इन तीनों मोशंस इक्वेशंस को मैंने अभी डिराइव किया है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। इन तीनों इक्वेशंस मोशन को हम एक और तरीके से डिराइव करते हैं जिसको हम बोलते हैं आपके में कैलकुलस मेथड। वो भी मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से उस मेथड को हम यूज करते हैं। ओके, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि जब भी हम आपके पास में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर आपको इक्वेशंस यूज करके जो भी आप क्वांटिटी निकालेंगे, चाहे आप वेलोसिटी निकालें चाहे आप डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो वो सारी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ओके, इंस्टेंटेनियस का जो मतलब होता है वो होता है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट या एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इससे पहले जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे, पूरी ड्यूरेशन के लिए आपके पास में जो वेलोसिटी थी कांस्टेंट थी, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपके पास में वेलोसिटी हर एक मूवमेंट पर चेंज होती है। इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशन से हमेशा जो क्वांटिटीज आपके पास निकलेंगी वो एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट डिफाइन होती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का एक और जो तरीका है हमारे पास में वो होता है आपके पास में ds by dt एंड dv by dt। तो जब हम इस तरह से आपके पास में अपनी वेलोसिटी, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड ये है आपके पास में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जब हम इस तरह से आपके पास में इनको डिफाइन करते हैं ds by dt and dv by dt, तो वहां पर हमें ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है इसको हम बोलते हैं कैलकुलस। एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज यूजुअली वी अडॉप्ट टू सॉल्व नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन कर लिया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर लिया, और अब हम तीसरे पे आ गए हैं विच इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस पर्टिकुलर टेक्निक जो कैलकुलस की है, आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट सिंस हमने उसके लिए तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑलरेडी निकाल ली है, तो हमें वहां पर ये पर्टिकुलर मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है।
ओके, बस मैंने भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया है, पर इससे पहले हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन कर लेते हैं, फोर्थ, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की होती है, एंड व्हिच इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। फिर मैं इस पर्टिकुलर चीज पर आपके पास आता हूँ। ओके, ठीक है, तो अब हम एक चीज करते हैं, चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in nth सेकेंड। तो बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमें तब यूज करनी है जब आपके पास में इस तरह से आपको क्वेश्चन हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन फिफ्थ सेकेंड, या फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द सेवेंथ सेकेंड। तो जब इस तरह का आपको क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग यूज करा जाए, फिफ्थ सेकेंड, सेवेंथ सेकेंड, उसका मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूँ फिफ्थ सेकेंड, तो उसका मतलब होता है टाइम की ड्यूरेशन है फ्रॉम 4 to 5 सेकेंड। ओके, तो 4 पर आपका मोशन आपने एनालाइज करना स्टार्ट किया और 5 सेकेंड तक आपने एनालाइज करा। उस एक सेकेंड के दौरान आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है वो आपसे पूछा जाता है। ओके, या फिर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल इन सेवेंथ सेकेंड, तो उसका मतलब है कि डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट ने कवर करा है बिटवीन 6 and 7 सेकेंड्स। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर मैंने हमें बोला nth सेकेंड, ओके, जैसे फिफ्थ था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? मैं करूंगा 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा उसमें से माइनस करूंगा 4 सेकेंड तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो 5 सेकेंड तक जो करा उसमें से माइनस करा 4 वाला, तो बचा कौन सा? 4 से 5 वाला। ठीक है, अगर इसको मेरे को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड्स विल बी u टाइम्स n प्लस हाफ a टाइम्स n स्क्वायर। हमारे पास में हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हिच इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे t को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें से कौन सा डिस्टेंस मुझे माइनस करना है जो इस n में से 1 सेकेंड कम हो? तो अब मैं जो डिस्टेंस माइनस करूंगा वो होगा डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड्स। तो u टाइम्स n माइनस 1 प्लस हाफ a टाइम्स n माइनस 1 का होल। ओके, दोबारा से समझ लेते हैं। आपके पास में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड मतलब है कि आपके पास में अगर मैं n को 5 रखूं तो फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, उसका मतलब होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो ड्यूरेशन हमेशा एक ही सेकेंड की होगी, बट वो कौन सा सेकेंड है वो आपको यहां से पता लगेगा कि कौन सा बोला गया, फिफ्थ बोला गया, सिक्स्थ बोला गया, सेवन बोला। तो उसको निकालने का क्या तरीका है? अगर मैंने बोला फिफ्थ सेकेंड, तो 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करा उसमें से माइनस करेंगे 4 सेकेंड। तो जो डिफरेंस आएगा दोनों डिस्टेंसेस का वो होगा 4 से 5 का। वही टेक्निक यूज करते हुए मैंने डिस्टेंस इन n सेकेंड्स में से डिस्टेंसेस n माइनस 1 सेकेंड्स को क्या करूंगा मैं? सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करेंगे, तो जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth। अब सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से un से un चला जाएगा, तो बचेगा क्या? u प्लस हाफ a कॉमन, देन वी हैव n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड एज u प्लस a by 2 2n माइनस 1। यहाँ पे सिंपली आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा के भी ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप इसको a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास में इक्वेशन आ गई है which is the distance traveled by an object in nth second। ओके, इस पर एक सवाल भी कर लेते हैं। जैसे कि सपोजली मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट को मैंने आपके पास में एक हाइट 100 मीटर से ड्रॉप कर दी। अब ये आपके पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के
इफेक्ट के अंदर नीचे गिर रहा है। ओके, तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह क्या रहती है, सेम। तो हमारा कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम यहाँ पर आपके फर्स्ट में जो हमने 4 इक्वेशंस करी हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। बट अब मुझे सवाल में कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, सवाल में दिया गया, मुझे बोला गया कि आपके पास में फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड। तो जब मुझे ये चीज बोली गई है कि आपके पास में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है 4 सेकेंड में, तो मैं सीधी सीधी मुझे पता है कि आई अप्लाई फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ सेकेंड इक्वल्स टू u प्लस a by 2 2n माइनस 1। ठीक है, अब जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। तो ये हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, जिसको हम 10 ले लेते हैं, तो 10/2। बोला क्या गया है 4 सेकेंड, तो n की वैल्यू यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 4 माइनस 1। सो दिस विल बी 10/2 8 minus 1, this is how much, 5, this is 35 मीटर। तो आपके पास में 4 सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो कितना है, 35 मीटर्स। बट इस सवाल में आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, और वो ये कि इसको ऊपर से नीचे गिरने में टाइम कितना लगा है। ओके, ये आपको निकालना सबसे पहले जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास में 4 सेकेंड में ही नीचे गिर जाए, हो सकता है 4 सेकेंड से कम में ही नीचे गिर जाए। तो पर्टिकुलरली जब इस तरह की आपके पास में सिचुएशन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ और सिर्फ टोटल कितनी कर सकता है 100। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ कि इसको यहाँ से ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है। अगर वो टाइम 4 सेकेंड से बड़ा होगा तो मेरा आंसर सही है, और अगर वो टाइम 4 सेकेंड से कम हो तो अपने आंसर को थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखते हैं कि आपके पास में यहाँ पर कितना इसको टाइम लगता है। तो 100 इक्वल्स टू हाफ g which is 10 into t square गया। तो यहाँ से 20 and this is time t। तो आप देख रहे हैं कि अब आपके पास में जो टाइम t है वो √20 है, and √20 is greater than 4। तो इसलिए यहाँ पर मुझे अब पर्टिकुलरली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा आंसर ठीक है। अगर यहीं पर मैं इस सवाल के अंदर हल्का सा चेंज कर दूं, और चेंज जो है कि मुझे अब जो डिस्टेंस आपको निकालना है वो निकालना है डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकेंड। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे 5 सेकेंड के लिए नहीं चल रहा है, वो सिर्फ √20 सेकेंड के लिए चल रहा है। तो जब मैं 5th सेकेंड की बात कर रहा हूँ तो 4 से 5 सेकेंड का पूरी ड्यूरेशन 4 सेकेंड से स्टार्ट होकर 5th सेकेंड पे खत्म। अगर मैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं 5th सेकेंड वाली, तो u तो 0 है, g 10/2 2 into 5 minus 1, तो ये हो गया 5, 10 minus 1 9, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 45 मीटर। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देगी, और आपको ये चीज समझनी है कि आपके पास में जो सिचुएशन आपको दी गई है क्या उसके अंदर वो मोशन उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और यहाँ पर हमें दिख रहा है पूरे समय के लिए वो मोशन नहीं कर रहा। तो जब इस तरह की आपको सिचुएशन आ जाएगी तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको इक्वेशंस लिखनी होंगी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो इसने √20 सेकेंड्स में करा विच इज 100, उसमें से माइनस करना होगा आपको डिस्टेंस जो इसने 4 सेकेंड्स में कवर करा। तो अब 5th सेकेंड का मतलब है 4 सेकेंड से जब उसने ग्राउंड को स्ट्राइक करा, पूरे 5th सेकेंड तक पूरा नहीं गया, वो √20 सेकेंड से उसने ग्राउंड को स्ट्राइक कर। तो सिर्फ इतना टाइम आपको निकालना है। तो पूरे में 100 मीटर का है,
उसमें से माइनस कर देंगे हम 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस उसने कवर करा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है 10, so this will be 100 minus 5 into 16, this is 100 minus 80 which is 20 meters। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर पूरे 5वें सेकंड तक वो चलता तो the distance it would have covered in 5th second would be 45, but since वो पूरी ड्यूरेशन के लिए नहीं चल रहा है तो अब डिस्टेंस उससे कुछ कम आ रहा है और वो कितना आ रहा है 20 meters। तो इस तरह से आपको इस तरह की इक्वेशन को यूज करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो अब आते हैं हम आपके पास में कैलकुलस वाले मेथड पर, और जब हम कैलकुलस वाले मेथड की बात करते हैं तो वहां पर हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। आई नो कि आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्टी फेस होगी जब आप इस तरह की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं विच इज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बट जैसे जैसे आप थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे यू स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल और फिर आपको थोड़ा सा आसान लगना लगे। तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास में कैलकुलस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनसे बिल्कुल भी घबराइए मत, बिकॉज आपके एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे ही आएंगे। तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपके पास में आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस जो कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद। ओके, तो हम जरा देख लेते हैं कि आपके पास में ये जो इंटीग्रेशन वाली टेक्निक है इससे हम अपनी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर हमें कोई नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे दिया गया तो उससे हम डिफरेंट रिजल्ट्स किस तरह से निकाल सकते। ओके, ठीक है, तो चलिए हमारे पास में जब हम ds/dt बोलते हैं एंड dv/dt बोलते हैं तो इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है वेलोसिटी और इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन, एंड बोथ दीस थिंग्स रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, अब अगर मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हूं उसमें एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, तो मैं ये वाली इक्वेशन अपनी यूज करता हूं dv/dt will be equals to a, जहां पर a एक कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, आपके पास में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए फ्रॉम कैलकुलस मेथड इस dt को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। ओके, जहां पे ये dv/dt जो रिप्रेजेंटेशन है उसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ओके, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, बस उस चेंज को जब हम बहुत छोटा कर देते हैं तो वहां पर हम इस पर्टिकुलर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करें। ओके, एंड हियर वी स्टार्ट यूजिंग कैलकुलस। ओके, तो अब आपके पास में dt को उधर ले जाते हैं तो dv विल बी इक्वल्स टू a टाइम्स dt। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह का साइन लगाते हैं जो कि इंटीग्रेशन का साइन। अब हमारे पास में यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन करने के लिए जो फॉर्मूलेज हमें यूज करने हैं वो 2 फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ सॉरी। पहला है कि अगर आपके पास में कोई भी सपोजली इस तरह से कोई टर्म आ गई 1 टाइम्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो जाएगा x। अगर यहाँ पे 1 की जगह कोई कांस्टेंट और भी है 2dx तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x, माइनस है तो -x माइनस 2x, इस तरह से सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, दूसरा अगर आपके पास में कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन है विच इज x की पावर n dx, यहाँ पर ये वेरिएबल है इसकी कुछ पावर n है अपार्ट फ्रॉम 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर n+1 ओवर n+1। ये आपके पास में उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+। अब इन 2 फॉर्मूलेज को जरा हम यहाँ पर यूज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 1, तो यहाँ पर अगर मैं 1 dv की बात करूं तो जिस तरह से 1 dx था तो यहाँ पे क्या था x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि फिजिक्स में जब भी आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो वहां पर हमेशा आपको लिमिट्स लगानी होगी। लिमिट्स का मतलब होता है इनिशियल फाइनल वैल्यूज।
तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की इनिशियल और फाइनल का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास सपोजली u थी एंड फाइनल वेलोसिटी कुछ v है। इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम t। ओके, ब्रैकेट लगा दीजिए और इन ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिमिट्स लिख दीजिए। a तो कांस्टेंट था, तो a इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो 1 2 1 2 3। तो a कांस्टेंट है तो उसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा, a टाइम्स t, जिसमें आपने अगेन लिमिट्स लगा दी। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू, तो v में v आएगा तो v बनेगा माइनस u एंड दिस विल बी a टाइम्स t माइनस 0। तो यहाँ से पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है विच इज v इक्वल्स टू a टाइम्स t। ये आ गई है आपके पास में यूजिंग कैलकुलस मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड से कर लिया था और अब हमने कैलकुलस मेथड से भी इसको कर लिया है। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें इसी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर v को लिख देते हैं हम u प्लस ए टी। अब वेलोसिटी को लिखने का जो हमारे पास तरीका है वो है आपके पास में ये ds बाई डी टी इक्वल्स टू v। तो यहाँ पर अब जो आपके पास में वेलोसिटी है उसको हम पुट कर देते हैं कितना, ds बाई डी टी इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब t की टर्म हमें यहाँ दिखाई दे रही है और dt यहाँ पर, तो dt को अगेन दोबारा लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो ds will be equals to u plus at times dt। अगेन यहाँ पर आप फिर ये इंटीग्रेशन वाला साइन इंट्रोड्यूस करेंगे एंड फिर आप लिमिट्स लगाएंगे। मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल मेरे पास में जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट था वो ओरिजिन में रखा और फिर वहां से आपके पास में कुछ वो x पोजीशन पे या पॉइंट पे पहुंच रहे। इसी तरह से इनिशियल आपके पास में 0, फाइनल आपके पास में टाइम t। ओके, अब हम इसको एक और तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं 0 से। जब इसमें यहाँ पर आपके पास में प्लस माइनस साइन आता है तो आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। दिस विल बी 0 से t u dt प्लस 0 से t at dt। तो ये आपने इस तरह से इनको अलग अलग कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जब आपके पास में कुछ नहीं होता तो 1 है, 1 तो इंटीग्रेशन क्या आएगा s, इस पे लिमिट्स क्या है 0 से x। यहाँ पर u विच इज अगेन कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा t, लिमिट्स 0 से t। यहाँ पर a है विच इज अगेन कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपके पास में t की पावर कितनी दिख रही है आपको, 1। जब भी किसी वेरिएबल की कुछ पावर आ जाती है तो वहां पर उसका इंटीग्रेशन है। जैसे यहाँ पे t की पावर 1 है तो t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे n कितना है 1, तो ये हो जाएगा a t की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 एंड लिमिट्स 0 से t। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपर लिमिट दिस विल बी x माइनस 0 इक्वल्स टू u t minus 0 plus a, this will be t square by 2 minus 0 का square by 2। अब जहां जहां 0 है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या निकल के आएगी, x equals to ut plus half at square and this is your second equation of motion जो कि हमने डिराइव कर लिया है by calculus method। अब हमें तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने को आएगी और वो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या चीज हटानी होती है, टाइम। हमें टाइम को हटाना है। तो जरा ये जो कैलकुलस मेथड है इसमें हम उस पर्टिकुलर टाइम को हटाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास में जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करें तो हम यूज करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन विच इज dv by dt इक्वल्स टू a। अब इस dt को हम लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं ले जा सकते बिकॉज मुझे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं चाहिए।
तो हम यहाँ पे हल्की सी मैनिपुलेशन करते हैं, और वो मैनिपुलेशन क्या है, हम इसको लिख देते हैं कुछ इस तरह से, dv by ds इंटू ds by dt। ठीक है, जहां पर ये जो आपके पास में dv ds वगैरह है, ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके पास में, वेरी स्मॉल चेंज। तो dv का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ds का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और dt का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो अब यहां से ये जो पर्टिकुलर आपके पास में क्वांटिटी है ds by dt, इसको हम क्या बोलते हैं, सोचिए सोचिए, हाँ बिल्कुल सही, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो अब मेरे पास में क्या बन जाएगा, v dv इक्वल्स टू a टाइम्स ds, और अब हमें यहाँ पर ये साइन यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है लिमिट्स, बिल्कुल सही, हमें यहाँ पे लिमिट्स लगानी है, और आपके पास में इनिशियल है u, फाइनल है v, यहाँ पे 0 से x ऐसे ही ले लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि v की पावर कितनी आ गई है, 1, और जब किसी भी वेरिएबल की पावर आ जाती है वही फॉर्मूला यूज करना है, v की पावर n, v की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n यहाँ पे कितना है 1, तो v की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट्स इनिशियल u फाइनल v, a कांस्टेंट है, और अब यहाँ पर आपके पास में कांस्टेंट है तो उसके साथ सीधा सीधा सिंपली क्या आ जाएगा, s, लिमिट्स 0 से s। तो दिस विल बी v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू a टाइम्स s। So v square minus u square equals to 2as. So from here we get the third equation of motion as v square equals to u square plus 2as. तो ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हमें जो चीज समझनी थी कि जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको हम कैलकुलस मेथड से भी यूज कर सकते हैं डिराइव करने के लिए। ओके, और अगर अब हमें कुछ सिचुएशन ऐसी दी जाती है जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो जिसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसी के लिए ये जो कैलकुलस मेथड है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो व्हेन वी हैव एक्सेलरेशन एज नॉन यूनिफॉर्म, तो सपोजली मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि आपको वहां पर कैलकुलस मेथड को कैसे यूज करना है। ओके, और आई गेस अभी तक हमने जो भी पार्ट किया है वो पार्ट आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जब आपको इस चैप्टर को पूरा एक बारी में रिवाइज करना है तो बस आप इस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच कर लीजिए, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगी। बस आप इस पूरी वीडियो को देखिए, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स जो कि इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है वो सब कवर अप हो रहे हैं। हाँ, हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, उसके लिए आपको अपनी जो भी रेफरेंस बुक्स हैं या जो भी आपके पास में असाइनमेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको आप कर सकते हैं और उससे आप अपनी प्रैक्टिस करें। ओके, बट हर एक क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ डिस्कस करे हैं बस वही कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए तो अब मैं एक क्वेश्चन की मदद से आपको हेल्प करता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से आप नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस को करें। तो अगर आपको सपोजली दिया गया कि the acceleration of the object is varying as 4t plus 2, तो अब आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर अब आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है। ठीक है, अगर मैं टाइम को यहाँ पे कुछ भी डालूंगा आप उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती जा रही है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्सेलरेशन का ग्राफ हमारे पास कैसा था, एक्सेलरेशन ग्राफ ऐसा था, फिर एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट विद टाइम। बट अगर मैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यहाँ पर इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाने जाऊँ तो मेरे को ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थ्रू आउट द टाइम एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन हर एक अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेरी थी। तो इसका मतलब
the velocity will also change by unequal amounts in different time intervals. Okay, तो अब इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपके पास में हमें पता है कि हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv by dt। तो हम लिखते हैं इसको dv by dt which is equals to 4t plus 2। अब हम क्या करेंगे, आपके पास में इस dt को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जो हमने वो डेरिवेशंस करते वक्त भी किया, तो dt को ले जाते हैं। तो चलिए ले जाते हैं, dv इक्वल्स टू 4t plus 2 dt। अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल लिमिट्स पुट करते हैं, और जरा लिमिट्स पुट कर लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल में मान लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कुछ मुझे दी गई है 0, और इनिशियल पोजीशन भी मुझे कुछ दी गई है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल v है, और इनिशियल टाइम t। ओके, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी हैव 1 ओवर हियर, तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v 0 से v। फिर जब इस तरह से आता है तो दिस विल बी 4t dt प्लस 2 dt, 0 से t, 0 से t। यहाँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस 0, ये आ जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे सिंपली 2t, 0 से t, 0 से t। तो अब मेरे पास में लिमिट्स पुट करके जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई इन टर्म्स ऑफ टाइम t, वो क्या आएगी, v इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t। उसे इसको काट देते हैं तो we'll have v equals to 2t square plus 2t। और ये जो आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल गिव यू वेलोसिटी डिफरेंट टाइम्स। बस आप t की वैल्यू पुट करिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, अब अगर मुझे यहीं से बताना होता इसी इक्वेशन से कि भैया पोजीशन भी बताइए ऑब्जेक्ट की किसी भी समय पे, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम t। और मुझे पता है कि चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास में वेलोसिटी को हम क्या पुट कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 2t। अगेन हम क्या करेंगे, आपके पास में ये जो dt है इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो आपके पास में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, ds इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 2t dt। नाउ यू इंटीग्रेटेड। तो अब अगेन हमें क्या करना है, लिमिट्स लगानी है। तो लिमिट्स लगाएंगे तो कहाँ से कहाँ लगाएंगे, 0 से s, बिकॉज मैंने आपको इनिशियल कंडीशन दे दी थी वेयर द इनिशियल पोजीशन वाज 0। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके पास में इनिशियल जो आपके पास में लिमिट लगाई है वो 0 ही लिमिट है। तो अब यहाँ पे 1 है तो सीधा s आ जाएगा, ये 2 है 0 से t, ये आ जाएगा t क्यूब बाई 3, और ये 2 है t है उसके साथ तो t स्क्वायर बाई 2। ओके, यहाँ पे लिमिट्स है 0 से s, यहाँ पे भी लिमिट्स है 0 से t, इधर भी लिमिट्स है 0 से t। अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड यू गेट द वैल्यूज। तो आपके पास में जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी आपके पास में s इक्वल्स टू 2t क्यूब बाई 3 प्लस दूसरे टू कैंसल, वी हैव t स्क्वायर। यहाँ से ये जो मेरे पास में इक्वेशन आ गई है, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t। ओके, और चेंज इन पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो मेरे पास चेंज कितना हुआ 0 से s, तो यही चीज यहाँ पर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट भी दे रही है। तो दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
अब जिस भी टाइम पर आपको निकालना है फर्स्ट टाइम की वैल्यू डाल दीजिए और वहां से आपके पास में उसकी पर्टिकुलरली वैल्यू आ जाए। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके पास में यूज होंगे इसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो अगर आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो और पूरी वीडियो देखना, बिकॉज आपके पास में अगर आपने कुछ पोर्शन देखा फिर कुछ पोर्शन देखा तो चीजें आपके पास में समझने की जगह थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती है। तो एक ही फ्लो में जब आप इसको देखेंगे तो पूरा चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब जैसा कि मैंने माना कि हम इसी में सेकंड चैप्टर की भी बात करेंगे विच इज मोशन इन टू डायमेंशंस। ओके, तो वो मैं पार्ट 2 करके आपके लिए डाल रहा हूँ, तो आप उस पार्ट 2 को देख लीजिएगा। तो ये वीडियो मैं पार्ट 1 करके डालूंगा और फिर मोशन इन टू डायमेंशंस को मैं पार्ट 2 करके डालूंगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आप अब पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, और जब पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स हमेशा आपको एक ऐसा सब्जेक्ट फील होगा, चाहे आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ चैलेंज फील करते हैं। ओके, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को और सबको यही बोलता हूँ कि फिजिक्स समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट। ओके, बिकॉज अब तक जो हम क्लास 10 तक फिजिक्स पढ़ते आते हैं बहुत ही बेसिक हो गया है। फॉर्मूलेस हैं, फॉर्मूलेस में वैल्यूज पुट करी और आपने सॉल्व कर दिया। बट जैसे ही हम क्लास 11 में आते हैं तो हमारा जो लेवल है फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट का वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, तो हम उस पर्टिकुलर लेवल के साथ अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाते। ओके, मैं सारे बच्चों का नहीं बोलता, बट मैक्सिमम बच्चों को अपने आप को एडजस्ट करने में ही टाइम लग जाता है विद द सब्जेक्ट फिजिक्स, और इसीलिए तो चैलेंजिंग बनता चल रहा है। बिकॉज सिलेबस तो चलता रहेगा आगे और आपकी पीछे की चीजें हैं आपकी क्लियर नहीं होंगी, और इतना एफर्ट भी आपने नहीं लगाया सब्जेक्ट की तरफ, तो चीजें थोड़ी सी आपको दिक्कत देना स्टार्ट कर देती है। तो जब आप फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी तो आप चलिए एग्जाम्स में पढ़ रहे होंगे तो अभी एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ाई करेंगे, बट जब आप फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो गो फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बुक लेके बैठ जाते हैं और फिर बुक पढ़ने आगे पीछे करते रहते हैं, उससे आपको कभी भी फिजिक्स नहीं आएगी। फिजिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप डेरिवेशंस मेमोराइज करके अच्छा पेपर में डेरिवेशंस आ गए तो आप मार्क्स में वो आपकी सेटिस्फेक्शन में ठीक हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर स्कूल में डेरिवेशन दे दी है, बट एज अ सब्जेक्ट आपको वो नहीं है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है जब भी आप कोई भी आपके पास में रेफरेंस हो, कोई ना कोई रेफरेंस बुक तो आपके पास होगी, कोई ना कोई असाइनमेंट्स आपके पास होंगी, कोई ना कोई मॉड्यूल्स आपके पास में होंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, तो वहां से आप हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के एटलीस्ट डू 150 to 200 क्वेश्चंस, तब जाके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट में, एंड फिर आपकी जो 12th की जर्नी है वो काफी आसान देगी फिजिक्स को लेके। और यही पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, तो आपके पास में मेरी थोड़ी सी बातों में फोकस करना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, तो आपको फिजिक्स थोड़ी मुश्किल कम हो सकती है, बाकी अगर आपको फिर भी चैलेंजिंग फेस हो रहा है तो है ही हम लोग, और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस डालते रहेंगे जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ फंडामेंटल्स की